What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेल और आर्मी. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. बहुत शानदार, बहुत प्यारी और बहुत प्रैक्टिकल बात बोली गई है. बोला गया संघर्ष करने वाले को ये दो चीजें जरूर मिलती हैं. अगर वो टिका रहेगा तो ये दो चीजें उसको जरूर मिलेगी. अगर वो मैदान छोड़कर नहीं भागेगा ये दो चीजें उसको जरूर मिलेगी. और ये गारंटी है, अगर वो इंसान जो है वो नहीं एक तरीके से पेशेंस बना के रखेगा तो ये चीजें उसकी लाइफ में जरूर आएगी. पहला तो है समस्या का हल. जो भी दिक्कतें चल रही हैं लाइफ में उनका सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर मिलेगा. और दूसरा है मेहनत का फल. वो नहीं कहते कि देर आए दुरुस्त आए. थोड़ा देर हो सकती है कोई चीज होने में, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज आप लोगों को नहीं मिलेगी. मिलेगी जरूर. ये बात आप लोगों को याद रखनी है, पर लेकिन पेशेंस के साथ में. अगर आप लोग लगे रहोगे, आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कि बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है. पर लेकिन कई सारे लोग रहते हैं जो लगे रहते हैं और लगे रहते हैं वही कीड़ी की चाल पर चलते रहते हैं, कछुए की चाल पर चलते रहते हैं. पर लेकिन एक दिन वो ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि लोग जो है उनको देखकर हैरान रहते हैं कि यहाँ कैसे पहुंच गया, यार ये तो ये इंसान था, यार ये यहाँ पहुंच गया. तो आप लोगों को वो चीजें देखने को मिलेगी. तो हमेशा यार जो भी काम कर रहे हो ना, बस मन लगा के करते रहो उसको, और फिर देखना रिजल्ट कैसा आएगा. आसपास वाले लोग ना अपनी दांतों तले उंगली दबा लेंगे अगर आप लोग हार नहीं मानोगे. सबसे बुरी बात पता है क्या होती है? दो चार ताने दिए उन्होंने, दो चार बातें बोली और आप लोग हार मान के बैठ जाते हैं. दो चार दिक्कत आई छोटी छोटी सामने, आप लोग हार मान के बैठ जाते हैं. ऐसे थोड़ी ना होता है. अगर ऐसे होता, अगर इस तरीके से काम चलता, तो फिर जो लोग सारे हार मान के बैठे हुए हैं वो सारे कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पर होते. तो वो अच्छी पोजीशन पर नहीं है क्योंकि आप लोग लगे हुए. आप लोग को इसी तरीके से लगे रहना है. डे बाय डे अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा भी कवर करते रहोगे, तो आप लोग एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाओगे. और इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आप लोगों को ये बोलता है कि 100% चीजें आप लोग को आनी चाहिए. बोला था ना मैंने, पेपर जब डिस्कस किया था आप लोगों से उस टाइम पर भी, क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान से समझना है, अंडरस्टैंड करना है. अगर क्वेश्चन में कुछ बातें पता हो तो कई बार उसका सॉल्यूशन निकल जाता है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं एग्जाम में जब आप लोग जाकर बैठते हैं, बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? बताइए. चलिए देखो कौन कौन से क्या क्या आंसर देता है, फिर मैं बताता हूं, ठीक है. बताइए, वीडियो को पॉज करके बताइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है एग्जाम में बैठते हैं, जब आप लोग जाकर बैठते हैं. सारा सिलेबस कवर होना चाहिए, सारे पुराने पेपर क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए, या फिर कुछ और चीजें होती है? मतलब कि क्या होती है आप लोग के हिसाब से? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, तो होता है आप लोग का जो माइंड जो शांत होता है, ठीक है. अगर आप लोग का दिमाग शांत रहेगा ना, तो ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोगों को याद आ जाएंगी जो आप लोगों ने कभी कईयों साल पहले पढ़ी होंगी. आप लोग उसको कोरिलेट कर जाओगे. जब हम एग्जाम में बैठ के जब मजा लेना स्टार्ट करोगे ना आप लोग, तो वो सारी चीजें भी आप लोग कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी. तो कोशिश ये करो हमेशा अपने दिमाग को शांत रखो, फिर देखो कितना मजा आता है पढ़ाई करने में और एग्जाम में भी. बाकी अगर ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को लगे यार इसकी तो पीडीएफ मेरे पास में होनी चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक टेलीग्राम का आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा. यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कई सारी चीजें और भी शेयर की जाती है, तो लिंक यहाँ पर है जैसे कि आप लोग देखते हैं. ये फिर आंसर राइटिंग ग्रुप में भी आप लोग जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, ठीक है. तो दोनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल है. आराम से जाकर आप लोग जो एंजॉय करिए अपना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है. कई सारे आप लोगों के द्वारा सजेशन दिए गए, पढ़ रहा हूं अभी. एक दो दिन के अंदर आप लोग कई सारे चेंज देखने को मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि मैं एडिटोरियल छोड़ने वाला हूं. कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एडिटोरियल कवर नहीं कर, एडिटोरियल छोड़ने वाले हो क्या, प्रीलिम्स आ रहा है. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है. क्योंकि एडिटोरियल जो है वो हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, ठीक है. तो कुछ भी हो जाए एडिटोरियल तो नहीं छोड़ने हैं. हाँ ये हो सकते हैं कई बार कई सारे एडिटोरियल रिपीटेड आते हैं, जैसे कोविड-19 के ऊपर रेगुलर एडिटोरियल आ रहे हैं, ठीक है. अफगानिस्तान के ऊपर रेगुलर एडिटोरियल आ रहे हैं. तो कई सारी ऐसी रिपीटेड चीज होती है तो उनको थोड़ा सा साइड में किया जा सकता है. एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर क्या करो, फिर कोई नया टॉपिक कवर कर लो, ठीक है. तो इतना होगा कि हाँ जो बहुत सारे रिपीटेड आर्टिकल आते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देकर उसको साइड में कर दिया जाएगा. जो नई चीज आ रही है उनके ऊपर फोकस कर लिया जाएगा. पर थोड़ा सा जो ज्यादा फोकस अभी किया जाएगा क्योंकि प्रीलिम्स भी आप लोग आ रहे हैं तो बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मैं इंक्लूड करने वाला हूं, ठीक है. आने वाले एक दो दिन के अंदर आप लोग काफी कुछ चेंज देखने को मिलेगा लेक्चर के अंदर. और इसी के साथ में थोड़ा सा लेंथी भी रहेगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा जिससे कि चीजें अच्छे से ज्यादा कवर हो जाए, ठीक है. एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात की जा रही है यहाँ पर, ये है बेसिकली परतास द्वीप के बारे में, ठीक है. परतास आइलैंड के बारे में. तो ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग को बताना है, ठीक है. तो परतास जो है बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है मेडिटेरेनियन में, साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में, या फिर येलो सी में. तो एग्जैक्ट सही आंसर बताइए आप लोग. इसका सही आंसर क्या है? ABCFD, ठीक है. फिर आप लोगों को इसका आंसर बताया जाएगा. एक क्वेश्चन आप लोग और अटेम्प्ट कीजिए, इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को टॉपिक भी कवर किया था. इसको बोलते हैं बेसिकली अगलेगा आइलैंड, ठीक है. तो अगलेगा आइलैंड जो है ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोग को बताना है. तो ये बताइए, यहां पर बोला गया कि ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है. अगलेगा आइलैंड जो है ये बेसिकली ये बोला गया कि साउथ ऑफ द मॉरिशस है.
ये बेसिकली बिलोंग करता है मॉरिशस से। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो आइलैंड है ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है, यानी कि दो कंट्री के बीच में ये लड़ाई चल रही थी इस आइलैंड को लेकर। इसकी वजह से ये न्यूज में तो क्वेश्चन बन जाएगा, तो कंफ्यूज आ जाओगे एग्जाम में। तो डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। वैसे टॉपिक तो मैं कवर कर चुका हूं पहले भी, एक बार ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर और दे दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे इसके बारे में भी काफी अच्छे से, काफी कुछ। टेंशन मत लेना, कल भी मैंने आप लोगों के कुछ आर्टिकल डिस्कस किए थे जो पुराने बच्चे हुए थे, आज भी डिस्कस करूंगा। इस तरीके से आप लोगों की सारी चीजें कवर होती रहेंगी। अगर ढंग से उठाकर देखोगे तो सारी चीजें आप लोगों की कवर मिलेगी, ठीक है। तो इतना कम से कम आप लोग चीजों को मैनेज करके चलिए, उसमें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग बस लेक्चर देखिए, ठीक है। बाकी क्या क्या कवर करना है वो आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ओके। यहाँ पर जो अभी बात की जा रही है, आप लोगों को पता है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। सबसे पहले तो इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में एक ठीक आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। कई सारी बातें बताई गई हैं, पर लेकिन जो लिखा गया है शशि थरूर साहब के द्वारा लिखा गया है, जो कांग्रेस के लीडर हैं। तो एक तरीके से तो थोड़ा सा जब इस तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन जो कोई आर्टिकल लिखता है तो थोड़ा सा अपने फेवर में, अपनी पार्टी के फेवर में चीजें ज्यादा लिखता है, ठीक है। पर लेकिन हम लोग न्यूट्रल करके आर्टिकल देखेंगे, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे जो आप लोग कई सारी बातें यहाँ पर बताने वाली है। नीट के बारे में आज 2 आर्टिकल आए यहाँ पर, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, तो इसके बारे में समझेंगे। और इसी के साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड और कोविड-19 से रिलेटेड एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट है वो भी यहाँ पर कवर करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर से अफगानिस्तान के बारे में आर्टिकल है, इसको हम लोग नहीं कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो साइड वाला आर्टिकल है ये बेसिकली फ्यूल में जो टैक्स कटिंग की बात की जा रही है। जब फ्यूल नहीं होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो बढ़ जाता है प्राइस, जैसे कि आप लोग पेट्रोल डीजल ये सब चीजें देख रहे हैं, तो काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है कॉमन जनता के ऊपर। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, कुछ बातें आप लोगों को जानने को मिलेंगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो यहां पर डेटा पॉइंट है। यहां पर ये डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग आज बोल सकते हैं। यहां पर इसके बारे में 2 आप लोगों को न्यूज भी देखने को मिलेगी। बेसिकली ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में है, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर हम लोग जानेंगे तो क्या क्या चीजें यहां पर बात की जा रही है, तो उसको समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जिस तरीके से हम लोग अपनी आर्मी को ट्रेन करते हैं, तो बोला जा रहा है कि और प्रोफेशनल तरीके से अपनी आर्मी को हम लोग को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में चीजें जो है काफी हद तक चेंज होती जा रही है। अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में आप लोग देखोगे, देखिए एक टाइम कैसा हुआ करता था, एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि हम लोग बोलते थे कि हाँ आप लोग फौज खड़ी कर लेंगे और सामने वाली जो अगर कोई कंट्री है तो उसको हम लोग हरा देंगे। पर आज के डेट में फौज खड़ी करने से काम नहीं चलेगा। आज के डेट में साइबर क्राइम हो रहे हैं, आप लोग देखते हैं, ठीक है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल डेवलप कर ली गई सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आज की डेट में जैविक हथियार यूज किए जा रहे हैं, जिससे कोरोना को भी कई बार ऐसा ही बोला गया था। तो बहुत सारी नई नई दिक्कतें आ रही है आज के डेट में। तो उसी तरीके से आप लोगों को अलग तरीके की चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से यहां पर बातें बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये है यहां पर। बाकी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एनसीआरबी के बारे में, ठीक है। एनसीआरबी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसके द्वारा अभी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें कई सारी बातें बताई गई है। बोला गया कि अगर बात करें आज के डेट में, अगर आप लोग देखोगे बेसिकली आज के डेट में हमारी कंट्री में जो क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को इसके बारे में दे देता हूं, ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे और आप लोग इसको ढंग से अंडरस्टैंड कर सको। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, 1986 में ये बनाई गई थी और होम मिनिस्ट्री के अंदर ये एक ऑर्गेनाइजेशन आती है। बेसिकली काम क्या करती है, जो भी हमारी कंट्री में दिक्कतें चल रही हैं, जो भी क्राइम है, उसके सारे रिकॉर्ड को इकट्ठा करती है। महिलाओं के खिलाफ क्राइम कौन से राज्य में कितनी एफआईआर दर्ज हो रही है, क्या क्या काम चल रहा है, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताती है। तो ये जो पहली बार इसके बारे में बातें की गई कि ऐसा कुछ होना चाहिए हमारी कंट्री में, तो नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया और एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की टास्क फोर्स आई, जिसके द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए। तो 1986 में फिर इसको सेटअप किया गया। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव, जो एक क्राइम अक्रॉस द कंट्री जो भी चल रहा है हमारे देश के अंदर, जो क्राइम हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करती है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगी यहां पर, अगर बात करें क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एनसीआरबी बोलते हैं, ठीक है, एनसीआरबी, इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो अगर बात करें यहाँ पर जो पब्लिश की जाती है, ये जो रिपोर्ट यहाँ पर आज से नहीं है, बहुत पहले से पब्लिश की जाती है। ऐसा नहीं है जो एनसीआरबी है ये अभी यहाँ पर नया बना है, इसके अलग अलग स्वरूप भी चेंज होते चले आए हैं। तो रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है ये 1953 से पब्लिश की जाती है। काफी क्रूशियल होता है हमारी कंट्री में समझने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन कैसी चल रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर पता रहेगा किस राज्य के किस कोने में कितने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो अलग अलग चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनसीआर भी देखने को मिल रहा है आप लोगों को, इसका इवोल्यूशन वहां पर ऊपर वे में, ठीक है, जिस तरीके चीजें चलना स्टार्ट हुई तो आगे आगे चीजें बढ़ना स्टार्ट हो गई। आज के डेट में ये बॉडी है जो यहाँ पर सारा ये बेसिकली सिस्टम देखती है हमारी कंट्री के अंदर में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कहां पर, ये हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें आप लोग, अगर बात करें तो रामपाल जो पंवार है वो आज के डेट में इसके हेड है इस पर्टिकुलर एजेंसी के।
तो इनके द्वारा क्या बताया गया कि 28% जंप हो गया है अगर जो केस होते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में पहले के कंपेयर में, तो ये इनके द्वारा बताया गया है। अगर बात करें अमंग ऑल द स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, जो दिल्ली और तमिलनाडु है उनके द्वारा रिकॉर्डेड हाई क्राइम रेट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2020 में काफी लार्ज स्केल पर। जैसे कि आप लोग देखते हैं स्टेट में सबसे टॉप पर बताया गया इनके द्वारा तमिलनाडु, और यहां पर दिल्ली के अंदर बताया गया है। दूसरे नंबर पर अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें, वैसे केरला दूसरे नंबर पर यूनियन टेरिटरी में अलग इकट्ठा किया जाता है डेटा, और यहां पर आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। लोएस्ट लेवल पर आप लोगों को नजर आएगा यहाँ पर सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया और नागालैंड हो गया नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। तो इंडिया में क्राइम रिकॉर्ड के बारे में बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसके थ्रू यहाँ पर ये डेटा इनके द्वारा बताया गया है। तो यानी कि कोविड-19 के चलते भी कई सारे नॉर्म्स जो है, रूल और रेगुलेशन जो है वो भी यहाँ पर हनन होते रहे, ऐसी बात नहीं है, चीजें सुधरी। हाँ कुछ बातों में लगा पर लेकिन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अलग ही इंपैक्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये किसके बेस पर बताता है कि ये दिक्कत हमारे देश में देखने को मिल रही है, तो ये बताता है इंडियन पीनल कोड के थ्रू, तो आईपीसी के थ्रू यहाँ पर ये बातें बताते हैं, जिसको आप लोग इंडियन पीनल कोड बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं। यही आईपीसी है जो कि हमारी कंट्री में बेसिकली आज की डेट में जो क्राइम से रिलेटेड अगर इसके बेस पर क्या क्राइम चल रहा है तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश की जाती है इसके द्वारा। ये जो डेटा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है, ये अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिली 2019 में, 2020 में, 19 में, 18 में, 17 में, 16 में क्या क्या चीजें थी। मर्डर के केस कितने बढ़े, रेप के केसेस कितने हुए, किडनैप और अबडक्शन के केस कितने हुए, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन या रोबरी के केस कितने हुए, तो इनके बारे में यहाँ पर बता जा रही है। देख कुछ चीजें ऐसी है जो आप लोग घटती नजर आएंगी, जैसे कि किडनैप के केसेस बात करें तो लोग काफी कम बाहर निकले कोविड-19 के चलते, तो इनमें काफी कमी आप लोगों को नजर आएगी। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन भी काफी कम देखने को मिले अगर देखा जाए, पर लेकिन जो अगर बात करें एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 इसके हिसाब से क्राइम जो है वो काफी सारे बढ़े, क्योंकि लोगों ने अगर बात करें ये एक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद भी कई सारी चीजें जो है वो फॉलो नहीं किए, तो यहां पर आप लोगों को नंबर ऑफ केसेस जो है वो कई सारे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये इसके रिपोर्ट के बारे में भी आप लोगों से फैक्चुअल क्वेश्चन वैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कई सारी चीजें और देखने को मिली, जैसे कि अदर क्राइम जो है आईपीसी के तहत वो कई सारे बढ़ते हुए नजर आए, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें जो पुलिस है, अगर उसके बारे में आप लोग बात करते हैं कितने केस वो फाइल कर रही है, कितनी यहाँ पर बेसिकली चार्जशीट आप लोगों को देखने को मिल रही है और कितने कन्विक्शन रेट है, तो चार्जशीट वो हमेशा आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी कि हाँ इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट देखने को मिली, पर लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है वो इंसान जो है वो गिल्टी नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसी भी चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि गिल्टी पाए जाने वाले लोगों में और चार्जशीट, यानी कि मान लीजिए आप लोग किसी पर्टिकुलर पर्सन को जानते हैं, उसको पुलिस उठाकर ले गई, उसको कोर्ट में पेश किया गया, पता चला रिहा होकर आ गया, उसकी कोई दोषी नहीं था, तो ये होता है बेसिकली कोर्ट में पुलिस तो अपना काम करती है, चार्जशीट फाइल कर देती है, पर लेकिन क्या रियलिटी में वो इंसान जो है वो दोषी है, तो उसके बारे में देखा जाता है। तो कई सारे मुद्दों पर यहां पर इनके द्वारा बात की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आर्टिकल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ कवर करने वाला हूं, आप लोगों के माइंड में बहुत सारी चीजों को ये क्लियर करके जाएगा, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है नॉर्थ कोरिया के बारे में, और ये जो आर्टिकल है ये 13 या 14 का आई थिंक, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आप लोग कवर हो जाएगी जो इंपॉर्टेंट है, तो टेंशन मत लेना। आज के दिन में अगर नॉर्थ कोरिया को आप लोग मैप में देखना चाहेंगे तो आप लोग अपनी कंट्री कंपेयर में देखिए, अपनी प्यारी कंट्री यहां पर होगी और यहां पर आप लोगों को नॉर्थ कोरिया देखने को मिलेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं आप लोगों से पूछूं कितनी ऐसी कंट्री है जिसके पास में आज के डेट में न्यूक्लियर पावर कंट्री आप लोग जिसको बोल सकते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग को 9 कंट्री ऐसी देखने को मिलेगी जो कि न्यूक्लियर पावर है, जिनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसमें सबसे ज्यादा टॉप पर कौन सी कंट्री इसके पास में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो याद रखिएगा सबसे टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेगा रसिया, दूसरे नंबर पर आप लोग को देखने को मिलेगा अमेरिका। तो ये 2 कंट्री सबसे ज्यादा टॉप पर है। सबसे कम न्यूक्लियर बॉम्ब किसके पास में, अगर सारी कंट्री के बारे में बात करें तो नॉर्थ कोरिया के पास में है, ठीक है। अगर वैसे बात करें किस किसके पास में, तो यूके के पास में, फ्रांस के पास में, पाकिस्तान के पास में, इजराइल के पास में, इंडिया के पास में और चाइना के पास में। ये वो कंट्री है जिनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब आप लोग को देखने को मिलेगा। तो 9 कंट्री है जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं जिसके पास में आज के डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब है। टोटल मिलाकर यहां पर यह माना जाता है कि आज के डेट में लगभग 13,500 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर इनको यूज किया जाए तो पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा, पृथ्वी के ऊपर जनता का। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बातें किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि देखिए रिसेंटली अभी क्या होता है, ये बार बार नॉर्थ कोरिया जो है ना वो ऐसी हरकतें करता रहता है, कोई टेस्ट करके देख लिया, ठीक है। इसके चलते यहां पर ये ऐसी हरकतें करता है यूएसए को दिखाने के लिए। बेसिकली है क्या, नॉर्थ कोरिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगे हुए हैं, तो दुनिया भर के सैंक्शन लगे हुए हैं, उसकी जो है इकोनॉमी वो ढंग से काम नहीं कर पाती है उसकी वजह से। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो हमेशा मिसाइल के एक्सपेरिमेंट करते रहता है। अभी इसके पास में जो मिसाइल है ये बोलता है कि वो मिसाइल ऐसी है कि वो 13,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है।
हमारे पास अगर बात करें अग्नि 5 है, ठीक है, तो वो भी इतनी ज्यादा वार नहीं कर पाती है, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। पर लेकिन ये वाली जो मिसाइल है इनकी ये 13,000 किलोमीटर तक वार कर पाती है। तो इसका चलते मतलब ये हो गया, यूएसए को टेंशन हो गई कि यार तो बहुत दूर तक यहाँ पर मार कर सकता है, तो यूएसए के जो कई सारे एरिया हैं उसको भी अपनी कवर में ले लेता है। तो यहाँ पर यूएसए की और नॉर्थ कोरिया की काफी पुराने समय से बनती नहीं है। अगर नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है, अगर उसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सा हिस्ट्री में मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। 25 जून 1950 की बात है, नॉर्थ कोरिया जो है वो यूएसएसआर के द्वारा बैक किया जाता था। बेसिकली कोल्ड वॉर के बारे में अगर बात करूं मैं आप लोगों से, एक साइड में यूएसए हुआ करता था, दूसरी साइड में यूएसएसआर हुआ करता था। तो यूएसए चाहता था सारी कंट्री जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री बने, यानी कि प्राइवेट के हाथ में जो चीजें रहती हैं वो ज्यादा रहे एक तरीके से, और जनता का इंटरफेयर कम रहे। पर लेकिन इसके अपोजिट में काम करता था यूएसएसआर, वो सारी चीजें चाहता था गवर्नमेंट के हाथ में रहे, तो सब अपना एक तरीके से इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके चलते यहाँ पर फंस गए बेसिकली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है, वैसे तो आप लोग एक ही पूरा ये आइलैंड बोल सकते हैं, नॉर्मल आइलैंड, सॉरी पेनिसुला बोल सकते हैं। पेनिसुला क्या होता है, जो तीनों ओर से पानी से घिरा रहता है। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखेंगे ये डिवाइड हो गया। नॉर्थ कोरिया हमेशा अपनी जो आइडियोलॉजी रख के चलता था वो कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी रख के चलता था, और साउथ कोरिया जो है आज तक का देखेंगे तो एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी आप लोगों की। नॉर्थ कोरिया आज के डेट में ढंग से डेवलप नहीं हुआ है, पर साउथ कोरिया एक अलग ही लेवल पर आज के डेट में पहुंच चुका है। तो अगर बात करें यहाँ पर कोरिया स्टेट डिवाइड करता है जापान को और कोरिया पेनिसुला को, ये याद रखिएगा। इसमें यहाँ पर डीमिलिटराइज्ड जोन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले दुनिया में सबसे लंबी वॉर चलने वाली किस किस के बीच में, तो याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में सबसे लंबी वॉर चली आज तक का। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर हुआ क्या, जब यहाँ पर बात की गई, बैक किया गया यूएसएसआर को, और यहाँ पर इसके द्वारा अटैक किया गया साउथ कोरिया पर, तो उस टाइम पर यूएसए जो है वो उसकी हेल्प करने के लिए आ गया साउथ कोरिया की। यानी कि जब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के द्वारा अटैक किया गया साउथ कोरिया पर यूएसएसआर की हेल्प से, यानी कि रसिया बोल सकते हैं आज के डेट में, तो उस टाइम पर यूएसए आ गया सपोर्ट में। और यूएसए जो सपोर्ट में आ गया, जो डगलस मैकआर्थर जो थे वो यहाँ पर 1951 में, वो काफी पावरफुल इंसान थे, यहाँ पर यूएसए की सेना को लीड कर रहे थे, और वो यहाँ पर क्रॉस कर गए 38 पैरेलल को भी, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर चाइना को भी दिक्कत देखने लगी, जब यहाँ पर 38 पैरेलल को यहाँ पर ये क्रॉस कर गए। 38 पैरेलल क्या है, यहाँ पर ये दोनों के बीच में एक लाइन है 38 पैरेलल, तो याद रखिएगा 38 पैरेलल यहाँ पर ये लाइन है जो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करती है नॉर्मली। पर लेकिन रियलिटी में जो ये फॉलो कर रहे हैं आज के में, वो है यहाँ पर ये वाली जिसको बोलते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन, ठीक है। तो यहाँ पर डीमिलिटराइज्ड जोन जो है ये इसको फॉलो करते हैं। 38 पैरेलल और डीमिलिटराइज्ड जोन जो है वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक लाइन नहीं है, जो दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने का काम करती है। तो जब यहाँ पर ये वाली लाइन क्रॉस कर पहुंच गए, तो चाइना को लगा यार ये तो बिल्कुल पड़ोस में आगे बैठ गए और दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ट्रिगर कर दिया चाइना इन सपोर्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया, यानी कि चाइना भी नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट में आ गया। तो यहाँ पर दिखने लगा दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर एक काफी फुल फ्लेज्ड वॉर की कैटेगरी में चीजें पहुंच न जाए, पता चला अभी जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई है, फिर से यहाँ पर कोई दिक्कत होने लगे, तो इसके चलते फिर पीस की बातें स्टार्ट होने लगी। तो इसके चलते यहाँ पर एक युद्ध विराम संधि जो है वो साइन की गई 1953 में। ये साइन तो की गई 1953 में, यूनाइटेड नेशन जो कमांड है उसके चलते यहाँ पर जो कोरियन जो लोग हैं, कोरियन जो आर्मी है और चाइनीज जो लोग हैं, उन्होंने वॉलेंट्री जो क्या किया, ऑफिशियली सीज फायर कर दिया विदाउट एनी ट्रीटी। यानी कि बात तो की गई युद्ध विराम की, पर लेकिन कोई ट्रीटी साइन नहीं की, आपस में ही म्यूचुअली उन्होंने बोला हम लोग आपस में मिलकर बोल देते कि ऐसा कुछ रहेगा, हम लोग शांति में काम करेंगे। यानी कि साइन नहीं हुआ किसी भी उस पे पेपर पर लेकिन हाँ ये है कि शांति बनाकर रखेंगे। आगे क्या किया इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियली, देखिए एक तरीके से जो वॉर है वो कभी एंड नहीं हुई, इसलिए बोला जाता है कि अगर आज से पूछे आप लोगों से कि सबसे लंबी चलने वाली वॉर कौन सी है, तो है कोरियन वॉर, जो कि यहाँ 1953 में आप लोग देखते हैं, उस टाइम पर 1950s में स्टार्ट हुई थी, पर लेकिन ये कभी एंड नहीं हुई ऑफिशियली, तो इसलिए इसको सबसे लंबी वॉर बोलते हैं। इन्होंने अपने आप ही बात की, अपने आप ही मुद्दा सुलझाया और बोला कि क्या करेंगे, जिसने भी जिस कंट्री के लोग पकड़ रखे हैं वो उसके उल्टे लोग बेसिकली भेजेगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर, यानी कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, वॉर में पकड़े गए जो लोग हैं उनको वापस किया जाएगा। और इसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया यहाँ पर कोरिया डीमिलिटराइज्ड जोन। तो यहाँ पर ये डीएमजेड यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया। फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन जो है और यहाँ पर 38 पैरेलल जो है ये डिवाइड करता है कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को, पर लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो हिस्ट्री थी। आज तक अगर आप लोग उठाकर देखिए, अब नॉर्थ कोरिया हो गया किम जोंग उन। किम जोंग उन एक ऐसा लीडर है जो कि एक डिक्टेटर की तरीके से आप लोग देखते हैं, पर लेकिन ये हमेशा इसके फूफा इसको सपोर्ट करते हैं, और वो है चाइना के किम जोंग उन। तो डोनाल्ड ट्रंप चचा जो थे वो इनको पसंद नहीं आ रहे थे। रीजन क्या है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चचा जो थे वो ऑलरेडी एक एग्रीमेंट से बाहर निकल चुके थे। जब ओबामा साहब के द्वारा यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया था, यहाँ पर बेसिकली हसन रूहानी साहब के साथ में, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट थे,
उस टाइम पर काफी कुछ सही चल रहा था, तो लग रहा था कि चीजें जो है वो सही होने वाली है। एक ईरान न्यूक्लियर डील करके साइन की गई थी, पर लेकिन हुआ क्या, आगे चल के चीजें चेंज हुई, क्योंकि हमेशा चीजें एक नहीं रहती। 2016 में कंडीशन चेंज हुई। 2016 में 8 नवंबर को देश में काफी कुछ चेंज हो गया, मतलब दुनिया में क्या क्या चेंज हो गया। एक तो चेंज ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप चुनकर आ गए 8 नवंबर 2016 में, और दूसरा ये चेंज हुआ हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हो गया 8 नवंबर 2016 में, 500,000 के नोट बंद हो गए। तो यानी कि 8 नवंबर जो था वो काफी खतरनाक दिन हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे। तो इसके चलते क्या हुआ, जो भी एग्रीमेंट, जो भी साइन ओबामा साहब के द्वारा जद्दोजहद करके साइन किए गए थे, डोनाल्ड ट्रंप उनसे एक एक करके बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। इसी में थी ईरान न्यूक्लियर डील भी, जिससे बाहर निकल गए। जैसे ही ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकले तो यहां पर वो एक अच्छी डील थी, और यहां पर हसन रूहानी साहब जो है शिद्दत से उसको फॉलो कर रहे थे। उसके बाद भी यहां पर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इससे बाहर निकल गए, तो हसन रूहानी की भी बेइज्जती हो गई इनके देश में, कि कहा था कि इसके साथ में डील साइन मत करना, अमेरिका जो है वो सही इंसान नहीं है। और इसी के साथ में नॉर्थ कोरिया को भी एक यहां पर कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल गया कि कल को चलकर हमारे साथ भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पता चला हमने डील साइन कर ली और सारी बातें इसकी मान ली, और गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो पता चला हमको फिर से कंट्रोल करके बैठ गए। जैसे इनके द्वारा इराक में या फिर अलग अलग कंट्री में, लीबिया में जाके हरकतें की है, पता चला कल को मुझे भी उड़वा दे डोनाल्ड ट्रंप। तो इसलिए यहां पर ये हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखना इनके द्वारा स्टार्ट कर दिया। 2 बार मिले डोनाल्ड ट्रंप से, पर लेकिन कोई कंक्रीट सॉल्यूशन निकल कर नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया, हमेशा अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी बढ़ाने स्टार्ट कर दी। कल को अगर कुछ भी होने लगे तो कम से कम ऐसा तो रहेगा डिटरेंस क्रिएट करने के लिए कि हाँ तुम गोली मारोगे तो भैया छोड़ेंगे तो हम भी नहीं, ठीक है। तो वो वाली चीज इनके द्वारा क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी गई है। तो नॉर्थ कोरिया के बारे में अगर बात करें, रिसेंटली अभी उनके द्वारा क्या न्यूज में आ गया, इनके द्वारा अपना जो प्रोडक्शन है यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह का, वो बंद कर दिया गया था 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बातचीत होना स्टार्ट हुई। पर लेकिन फिलहाल जो है वो सारी बातचीत जो है ठंडे बस्ते में पड़ी है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगे हुए हैं। आज के दिन में नॉर्थ कोरिया में काफी लार्ज स्केल भुखमरी, गरीबी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसलिए दिक्कतें काफी सारी बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखती है, उसके द्वारा बोला गया कि यहां पर रोंग ब्योन ये करके एक पर्टिकुलर यहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ कोरिया की, इसके अंदर देखने को मिलेगा फिर से इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो स्ट्रेटजी है उसको आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया है। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन है उसका हनन देखने को मिलेगा। जब यहां पर ये बातें निकल कर आई तो एक तरीके से फिर से वही बात आ जाती है, अगर ये और अच्छे लेवल पर बॉम्ब बना लेंगे तो कल को चल के इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यूएसए और नॉर्थ कोरिया के जो रिलेशन है वो हमेशा इन चीजों की वजह से सफर होते रहे, क्योंकि कभी कभी यहां पर यूएसए बोलता है रिलेशन अच्छे करने हैं, फिर यहां पर गवर्नमेंट चेंज होती है तो कुछ और फंडा हो जाता है। हिस्ट्री में उठाकर देखोगे तो बिल क्लिंटन के द्वारा यहां पर नॉर्थ कोरिया के साथ में बेसिकली बात करना स्टार्ट की गई थी, जो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रही है उनको ठंडा करना स्टार्ट किया। पर लेकिन आगे चलकर फिर बुश एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, तो जैसे यहां पर बुश आए तो उनके द्वारा नॉर्थ कोरिया के ऊपर और सैंक्शन लगा दिया और एक्सिस ऑफ इविल की कैटेगरी में इसको रख दिया। एक्सिस ऑफ इविल कौन है यहां पर, एक तो नॉर्थ कोरिया, दूसरा है ईरान, ठीक है। अब और कोई कंट्री है क्या, वो आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन है आप लोगों को बता चुका हूं पहले, ठीक है। देखता हूं किस किस को याद है, ठीक है। यहां पर इनके द्वारा क्या किया गया, बेसिकली कैंसिल कर दी गई सारी बातें और एक तरीके से और एग्रीमेंट लगाए 1994 में, यानी कि नॉर्थ कोरिया को और ज्यादा प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया यूएसए के द्वारा। यूएसए इसको क्यों प्रेशराइज करता था, क्योंकि हमेशा ये जो था यूएसआर को फॉलो करता था, हमेशा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करता था, और इसकी वजह से जो इसके दोस्त हैं खासकर साउथ कोरिया और जापान, वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से दिक्कत में रहते थे कि कल को चलकर पगला इंसान बैठा हुआ है, कल को चलकर बॉम्ब वगैरह ना फेंक दे, ठीक है। तो ऐसी हरकतें यहां पर देखने को मिली। नॉर्थ कोरिया ने इसकी रिएक्शन में क्या किया, जो यहां पर एनपीटी, ठीक है, तो एनपीटी से बाहर निकल गए यहां पर और इसने न्यूक्लियर डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कहने का मतलब ये, इसने साफ साफ बोल दिया हम तुम्हारी बातें अब नहीं मानेंगे, हम जो है अब यहां पर बॉम्ब बनाएंगे और तुमको जो करना है वो कर लो, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ जो बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है। एक तरीके से यहां पर बात की जाती है जो ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, इसमें ये बोला जाता है कि न्यूक्लियर वेपन हम लोग नहीं बनाएंगे, और जो भी हम लोग यूज करते हैं आज के डेट में न्यूक्लियर जो प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली, जो एक तरीके से हम लोग यूरेनियम वगैरह, थोरियम वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग एनर्जी क्रिएट करने में यूज करेंगे, बिजली बनाने में और या फिर प्रोडक्टिव कामों में, तो ये एनपीटी बोलती है। तो एनपीटी से जैसे ही बाहर निकले इसका मतलब है कि बम बनाएंगे, अब तुमको जो करना है कर लो, हमको रोक के दिखाओ, ठीक है, रोक सको तो रोक लो, ठीक है। तो वो वाली बातें यहाँ पर आ गई, यहाँ पर तो वो सारी चीजें इनके द्वारा स्टार्ट कर दी गई, इसके चलते दिक्कतें देखने को मिली आगे चलते चलते। यहाँ पर एनपीटी में याद रखना इंडिया भी एनपीटी का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना आप लोग। अगर बात करें चाइना और रसिया ने आगे चलकर इनिशिएट किया, 6 पार्टी साथ में, इनके द्वारा बोला गया कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं 2004 में, पर लेकिन आगे चलकर ये बात भी कोलैप्स हो गई, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, 2006 में खत्म हो गई चीजें, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के द्वारा यहाँ पर आगे आगे चलकर कई सारे बॉम्ब बनाए गए, जैसे मैंने भी आप लोगों को बताया, इनका बॉम्ब बनाने का जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ता रहा और इनके पास में मिसाइल के जत्ते इनके पास में तैयार होते रहे। तो छोटे से स्टार्ट किया था खिलौने से और आज के में पूरा एक हथियार बना चुके हैं। तो इसके चलते यहाँ पर देखने वाली बात हो जाती है आज के में। न्यूक्लियर वॉर रिडक्शन के बारे में अगर बात करें, आप लोग बात की जाती है वॉर हेड रिडक्शन के बारे में कि खत्म करना है, पर लेकिन रियलिटी में देखेगा यहाँ पर जो इंडिया है और जो यहाँ पर आप लोगों
नॉर्थ कोरिया है और यूके है, यहां पर इनके हथियार बढ़ते हुए नजर आएंगे और रसिया और यूएसए के कुछ घटते हुए नजर आएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह कि नो की नो कंट्री में आज के डेट में वेपन तो है, कोई ज्यादा स्टेप उठाने के चीजों को कंट्रोल करने के लिए अगर समझा जाए। अगर यूएसए है वो वरी है किस चिंता को लेकर है, क्योंकि आज के डेट में इसके पास में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल इनके पास में आ चुकी है। तो माना यह जाता है कि अलास्का को भी जरा सी देर में उड़ाकर रख देंगे अगर ये अपने पे आगे। तो इसके चलते यहां पर यूएसए को चिंता रहती है। और इसके जो दो दोस्त हैं, एक तो जापान और साउथ कोरिया, लंगोटिया यार, उनको भी यहां पर दिक्कतें होने लगी जब इसके पास में वेपन आ गया कि सरफिरा इंसान बैठा है, पता चला मरेगा तो मरेगा, हमको भी ले डूबेगा। तो इसके चलते यूएसए ने बोला ठीक है तुम टेंशन न लो, मैं कुछ करता हूं। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने यहां पर थार्ड सिस्टम ले जाकर रख दिया इसके पड़ोस में। थार्ड सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं बेसिकली टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस। ये बिल्कुल वही सिस्टम है जो हवा में मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये वही सिस्टम है जो इजराइल के पास में आप लोगों को इसका एक अल्टरनेटिव इसी तरीके देखने को मिलता है। बताइए उसका क्या नाम है, क्या नाम बोलते हैं उसको, आईडी बोलते हैं ना शायद, फुल फॉर्म बताइए चलिए क्या उसकी, ठीक है। जो बेसिकली ऐसा ही कोई सिस्टम आप लोगों को इजराइल के पास में देखने को मिलेगा, आयरन डोम करके सिस्टम है ना वो। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई दुश्मन ने कोई मिसाइल भेजी, ठीक है, तो यहां पर रडार जो है इसको डिटेक्ट कर लेगी और रडार डिटेक्ट करने के बाद में अपनी खुद की मिसाइल लॉन्च कर देगी और हवा में इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। तो ये थर्ड सिस्टम होता है जो इनके द्वारा फॉलो किया गया। तो थर्ड सिस्टम जो रख दिया गया जाकर यहां पर बेसिकली साउथ कोरिया के अंदर, तो इससे चाइना को भी दिक्कत होने लगी और दूसरे भी दिक्कत होने लगी। तो यानी कहने का मतलब यह कि रिलेशन जो है वो और खराब होने लगे, कोई सुधरते हुए नहीं नजर आए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब अब नए आए तो लगा कि कुछ चीजें सुधरेंगी, तो यहां पर पेंगी होंगी, यानी कि नॉर्थ कोरिया के साथ में रिलेशन थोड़े अच्छे होंगे, उन्होंने बातें भी की है। अभी देखने वाली बात यह कि कैसे अच्छे रिलेशन बढ़ पाते हैं नॉर्थ कोरिया के साथ में। किम जोंग उन जो है वो वेस्ट को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं, हमेशा टेंशन में क्या, हमेशा गुस्से में रहते हैं। उनको ये लगता है कि वेस्ट यानी कि यूएसए वगैरह जैसी कंट्री या फिर आप लोग बोले यूरोपियन कंट्री जो है वो ट्रस्ट करने लायक कंट्री नहीं है, वो विश्वासघाती है। तो ये चीजें देखने को मिली है। तो अब सोल्यूशन क्या निकाला जाए इसका, उसके बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बात तो यह कि डिटरेंस और जो सैंक्शन है वो काम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर आज की डेट में जो भी डिटरेंस आप लोग कर रहे हैं, जो भी चीजें आप लोग उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, वो नॉर्थ कोरिया को झुका नहीं पा रहे हैं। उनकी मिसाइल के जत्थे जो है और ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। तो यूएसए को डायरेक्ट बातें करनी चाहिए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, एक अच्छी शुरुआत आप लोग बोल सकते हैं। तो उनके अंदर जो माइंड में इनसिक्योरिटी है कि तुम कल को चाहके उनके साथ में कुछ गलत हरकतें करोगे, उनकी इनसिक्योरिटी को खत्म करें आप लोग तो चीजें समझ आएगी। यानी कोई अगर आप लोगों से डर रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, अगर आप लोग और डराएंगे उसके तो कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा। तो ये चीजें समझिए। यूएसए जो है वो एक तरीके से एश्योरेंस प्रोवाइड कराए कि कल को चलकर एक्सेप्ट करेगा नॉर्मलाइज रिलेशन करने के लिए। ऐसा नहीं गवर्नमेंट एक नॉर्मलाइज रिलेशन करके गई, दूसरे ने आके वहां पर फिर से खटिया खड़ी कर दी, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा मुझे इनके द्वारा भी बातें स्टार्ट की गई थी, तो उसको और आगे बढ़ाया जाए, ये एक अच्छा तरीका था। यहाँ पर चाइना काफी बड़ा रोल प्ले करेगा, यहाँ पर चाइना साथ में निकल कर आए तो यहाँ से सिचुएशन जो है वो सुधर सकती है। तो चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना दो ऐसी इंपॉर्टेंट कंट्री बन गई है, अगर अफगानिस्तान के साथ में रिलेशन अच्छे करने हैं तो आप लोगों को बात करनी पड़ेगी बेसिकली पाकिस्तान के साथ में, अगर नॉर्थ कोरिया के साथ में रिलेशन अच्छे करने पड़ने हैं तो आप लोगों को बात करनी पड़ेगी चाइना के साथ में। तो ये दो हथियार लगे हुए हैं पाकिस्तान और चाइना के हाथ में, जो कि यूएसए को हमेशा टैकल करते हुए नजर आते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि आप लोग थर्ड सिस्टम हटा दो, अगर यहां पर जो भी रखा है, जिससे चाइना और नॉर्थ कोरिया को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। इसी के साथ में यूएन के थ्रू यहां पर प्रोग्राम चलाया जाए, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाए, तब जाकर यहां पर जो है चीजें नॉर्मल होती पाएंगी। तो नॉर्थ कोरिया अगर यूएसए के बारे में लिखने के लिए अगर कुछ भी आ जाए आप लोगों से, तो अब एक क्वेश्चन आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना जरूर। बेसिकली टॉपिक मैंने इस तरीके से कवर कर दिया है, ये इसमें इतनी सारी चीजें नहीं होती आर्टिकल में, एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी आप लोगों को बताई गई। आर्टिकल पढ़ोगे तो उसके अंदर कुछ ही चीजें देखने को मिलेगी, आर्टिकल में बहुत सारी फालतू की भी चीजें होती है, क्योंकि वो एग्जाम के हिसाब से तैयार नहीं रहता है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी, अगर आप लोगों को आंसर भी लिखने के लिए आ जाए, बाकी कुछ और भी सिस्टम आ जाए, थर्ड सिस्टम क्या है, क्या क्या दिक्कत चल रही है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर कवर कर दी, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, ठीक है। जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों के सामने आने वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल वैसे आप लोग बोल सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे आखिर चीजें क्या क्या चल रही है, ठीक है। इसमें बात की जा रही है किसके बारे में, ये है बेसिकली फ्यूचर, एक तरीके से पावर के बारे में बात की जा रही है, एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के अंदर ये आ सकते हैं। ये बेसिकली कल का जो आर्टिकल था उसके अंदर ये आर्टिकल देखने को मिला था, इसको मैंने कहा था कि कवर करूंगा अच्छे से, तो इसके बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से कि फेम क्या है, तो फेम आप लोगों को बताना है। तो इसके क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फास्टर एडेप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कि एक तरीके से हाइब्रिड भी आता है इसमें, हाइब्रिड व्हीकल, ठीक है। तो कई सारे टर्म आप लोगों को यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग कंफ्यूज करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। जैसे कि हाइब्रिड क्या हो गया, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड होता है जिसमें आप लोग
इलेक्ट्रिसिटी और डीजल और पेट्रोल का कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको आप लोग हाइब्रिड बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगा और यहां पर बेसिकली बैटरी से भी चलेगा और यहां पर डीजल और पेट्रोल से भी चलेगा, वो हाइब्रिड बोलते हैं। तो ऐसे सिस्टम को क्रिएट कर आगे लेकर चलने की कोशिश यहां पर की जा रही है, तो उसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। यानी कंफ्यूज नहीं होना अगर हाइब्रिड जैसी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर मैं अभी आप लोगों को यहां पर बताऊं तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे हाइब्रिड को भी कई कैटेगरी में इनके द्वारा डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहां पर माइल्ड हाइब्रिड हो गया, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो गया, प्लग इन हाइब्रिड हो गया, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेंगे। तो जो भी हाइब्रिड कार है उसमें एक बात दो आप लोगों को याद रखनी है, वो क्या है कि इनके अंदर आप लोगों को इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो कि आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं आज के डेट में जो गाड़ियां चल रही हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों देखने को मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह कि अगर आप लोग का डीजल पेट्रोल काम नहीं करे तो आप लोग बैटरी से चला लो, बैटरी काम नहीं कर रही तो डीजल पेट्रोल से चला लो। तो हाइब्रिड मोड में इसलिए लाया गया कल को चलकर जो इन्वायरमेंट पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको खत्म किया जाए। तो जो फेम स्कीम थी यहां पर, ये हमारी कंट्री में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन यहां पर एक तरीके से लाया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हुए व्हीकल हम लोग यूज करेंगे ताकि वैक्यूलर पोल्यूशन जो है, यानी कि गाड़ियों से निकलने वाला जो प्रदूषण है, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर, बीमार लोगों के ऊपर, आसपास हॉस्पिटल है वहां पर दुनिया भर की टेंट है आप लोगों को नजर आएगी व्हीकल की वजह से। तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो फेम का जो बेसिक पर्पज था वो यही था और है भी कि लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराना, छूट प्रोवाइड कराना, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो मार्केट में आ जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में देखने को मिले। इसके ऊपर फोकस देने की बात इनके द्वारा की गई। तो पहला फेज स्टार्ट किया गया था 31 मार्च 2019 में। अब सेकंड फेज स्टार्ट किया गया यहाँ पर बेसिकली आगे चलकर यहाँ पर, और ये चलने वाला है, बोला जा रहा है कि 2022 तक ये कंप्लीट होने वाला है। इन फेज के अंदर कई सारे स्टेप इनके द्वारा उठाए गए कि व्हीकल जो है वो लोगों के पास में आने चाहिए, क्या क्या ये स्टेप उठा सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा स्टेटमेंट देकर प्रीलिम्स में कि बताइए कि यहां पर कौन इसको आज की डेट में मॉनिटर करके चलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और पब्लिक एंटरप्राइज जो है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री है, वो यहां पर इसको लेकर चलते हैं। ये मुद्दा इनके द्वारा जो लाया गया वो 4 एरिया पर फोकस करने के लिए लाया गया। पहला तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी है, जो काफी बड़ा मुद्दा है। टेक्नोलॉजी किस तरीके से लेकर चलनी है। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंपनियां, टेस्ला वेस्ला तक भी आज के डेट में यहां पर इलेक्ट्रिक कार के पीछे पड़ी हुई है। ये अभी क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, मुझे लग रहा है शायद हरियाणा पीसीएस के अंदर पूछा गया था मैच करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ में डिमांड क्रिएट होनी चाहिए मार्केट में। आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी बनाकर तो रख दी, पर क्या लोग खरीद रहे हैं इसको? पता चला उनको इतनी महंगी लग रही है, खरीद ही नहीं रहे। पता लगे इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि उनके आसपास में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है। जहां चार्ज करने जाते हैं, पता चला घर तो है मेरा यहाँ पर, ठीक है, चार्ज करने जाता हूं मैं यहाँ पर चार्ज करके वापस आता हूं, पता चला फिर तक ये डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलेगी। यानी कि आसपास में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। इसके किस तरीके से ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करा सकते हैं आप लोग, इसकी छत पर ही कुछ है सिस्टम लगा दीजिए, कल को चलकर अगर कहीं खत्म भी हो जाए बैटरी तो कम से कम कुछ तो चलती रहे, घर तक तो आ जाए लेकर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, डिमांड के इस हिसाब से करनी पड़ेगी। पायलट बेसिस पर प्रोजेक्ट लगाइए जगह जगह, ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सके और इसके फायदे दिख सके उनको पेट्रोल और डीजल की गाड़ी के कंपेयर में, तभी तो लोग उसको कम खरीदना बंद करेंगे। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छी क्रिएट आप लोगों को करनी पड़ेंगी, तब जाकर चीजें जो हैं वो आप लोगों को अच्छे लेवल पर लगती हुई नजर आएंगी। इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, वो ये है आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए, जो 2 व्हीलर होते हैं वो मैक्सिमम आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिलेंगे हमारी कंट्री में। अगर उनको हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाते हैं ढंग से तो कई सारी चीजें सामने निकल कर आएंगी। तो 3 मुद्दों पर फोकस किया है। गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए फेम सेकंड में जो इंसेंटिव है, ताकि आज के दिन में लोग इनको खरीद सकें। अभी यहां पर 15,000 बेसिकली किलोवाट तक का यहां पर छूट देने की बात की जा रही है इसके द्वारा। सेकंड यहां पर गुजरात और महाराष्ट्र जो है उनके द्वारा अनाउंस कर दी गई है स्टेट के अंदर यहां पर डिस्ट्रिक्ट व्हीकल इंसेंटिव स्कीम अगर कोई खरीदता है तो यहां पर। तीसरा यहां पर स्टार्टअप जो है वो नए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर आगे निकाल कर लेकर आए, तो लोगों को अल्टरनेटिव अगर मार्केट में देखने को मिलेगा, सस्ता देखने को मिलेगा, बढ़िया टिकाऊ देखने को मिलेगा, तो लोग क्यों नहीं खरीदेंगे। अगर इमेज खराब हो गई नैनो की तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इमेज खराब नहीं करनी है, लोगों के माइंड में ट्रस्ट होना चाहिए इन व्हीकल को लेकर। तो इंपॉर्टेंट बात है क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में अगर बात करते हैं आप लोग, तो देखिए अभी फिलहाल बोला गया कि डबल इनका बेसिकली यहाँ पर डिमांड बढ़ने वाली है और बेचे जाएंगे मार्केट में। पर लेकिन डबल करने के बाद में भी ज्यादा सेल होने वाली नहीं है, क्योंकि डबल भी करेंगे तो तब भी जो भी व्हीकल आज के मार्केट में है ना, उनका 1% ही हो पाएगा। यानी कि आप लोग को 4 गुना 5 गुना करोगे तब इंपैक्ट पड़ेगा जाकर। 99% जो व्हीकल है आज के में ये कंपनी बनाती है, जैसे कि मोटर क्रॉप हो गया, होंडा हो गया, टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, सुजुकी हो गया, रॉयल एनफील्ड, यामा, ये है जो कि सारे 2 व्हीलर बनाती है, यानी कि मोटरसाइकिल जो भी निकल कर आती है, स्कूटर वगैरह, स्कूटी वगैरह, ये वाली कंपनी बनाती है। और 99% ये क्या करती है, तो आज के में डीजल पेट्रोल वाली चीजों पर काम कर रही है, ठीक है। अगर आगे चलकर यहाँ पर ये बनाए इलेक्ट्रिक व्हीकल और यहाँ पर ये सब जगह उसको उतारे, पता चला इन्होंने बड़ी बड़ी सिटी में उतार दिया बस, ठीक है, बाकी की छोटी छोटी जो सिटी आसपास में वहां पर ये नहीं है। तो लोकल एरिया में भी मार्केट में आप लोग को चीजें उतारनी पड़ेंगी और कई सारे मॉडल होने चाहिए, ताकि लोग जो है इसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। तो तब जाकर चीजें आप लोग को सुधरती हुई नजर आएंगी, तब जाकर अच्छे लेवल पर काम बढ़ेगा। तो इस तरीके से काम आप लोग को करना है, ठीक है। तो इसी के
के चलते ऑब्जेक्टिव के यहाँ पर कि एनकरेज किया जाए, फास्टर एडेप्शन किया जाए, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल यहाँ पर यूज करें, यहाँ पर एक तरीके से परचेज कर सके लोग, उस लेवल पर लेकर आना है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, फ्यूल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखकर चलना पड़ेगा। इंडिया के अंदर क्यों जरूरी है? क्योंकि कंट्रोल करना है पोल्यूशन। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री को एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर पोल्यूशन की कई सारी सिटी आप लोगों को इंपैक्ट डालती नजर आएंगी। दिल्ली को तो वर्ल्ड की कैपिटल बोला जाता है पोल्यूशन के मामले में, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि आप लोगों को क्लाइमेट चेंज को भी अगर चेंज करना है यहाँ पर तो भी आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट बोला गया। नेक्स्ट यहाँ पर सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में बात की गई, तभी आप लोग ढंग से चीजों को यूज कर पाएंगे। चैलेंज क्या है? हमारी कंट्री में ढांचा एक तरीके से नहीं हो पा रहा है ढंग से, क्योंकि जापान, चाइना, कोरिया ये सारी बैटरी बनाने वाली कंट्री है। हमारी कंट्री में अभी बेसिक चीजें भी नहीं है हमारे पास में, तो वो कैसे लेकर चलेंगे? इसी के साथ में बिल्डिंग करनी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए बेसिक चीजें होनी चाहिए, किस लोकेशन पर लगानी है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। लिमिटेड ग्रिड कैपेसिटी है हमारे पास में, तो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट बोलेगी जिसमें आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको बेसिकली बोला जा रहा है कि 10 गीगावाट तक यहां पर करेंगे आगे आने वाले टाइम में 2022 तक का, और 50 गीगावाट 2025 तक का। जबकि इंडिया में बात करें ओनली 20 गीगावाट जो है एवरी ईयर, जो यहां पर अगर बात करें हम लोग इंक्रीज करें तो तब भी चीजें काफी अच्छे लेवल पर बढ़ती नजर आएगी, पर लेकिन इस पे ढंग से काम करना पड़ेगा। अभी अगर बात करें जैसे कि यहां पर कोई आप लोगों ने क्या किया, ऐसा इलेक्ट्रिक जो कोई चार्जर सिस्टम लगा दिया, उसके पास में सोलर पैनल लगा दिया, फिर विंड आप लोग यहां पर एनर्जी से प्रोड्यूस करने वाला लगा दे, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगी, तो कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी बेसिकली कि फेम क्या है, इसके बारे में क्या क्या दिक्कतें आज के लिए मार्केट में देखने को मिल रही है, ठीक है। कौन कौन से फेज इसके स्टार्ट हो गए हैं, क्या क्या इसके सामने बेसिकली आज के डेट में कौन कौन से एरिया पर काम करने की जरूरत है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इन चैलेंजेस का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन निकलने के लिए आ जाएगा तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई है, ओके। इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में इनके द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो नेबरहुड बायलैटरल रिलेशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। अभी बात करें लगभग 15 ऐसे मंथ हो गए इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है वो लो लेवल पर पहुंच गए हैं। वैसे देखें तो आप लोगों को नॉर्मल रिलेशन अच्छे नजर आया करते थे एक बार को ठीक ठाक, अगर बात करें जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही थी, पर आज की डेट में बिल्कुल लो लेवल पर आ गए हैं। चाइना और इंडिया के जो सोल्जर है काफी लंबे समय तक एक दूसरे के सामने खड़े रहे, और अलग अलग एरिया में अगर आप लोगों से पूछे जो लड़ाई हो रही है तो वो आप लोग देख ही रहे हैं। यहाँ पर अक्साई चीन वाला एरिया यहाँ पर चाइना के कंट्रोल में है, तो ये वेस्टर्न सेक्टर के अंदर में आता है। ये 3 एरिया में डिवाइडेड है, एक को बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर, और तीसरे को बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर में अगर भूटान को छोड़ दिया जाए तो ये लगभग 1325 किलोमीटर का है, ये वेस्टर्न सेक्टर लगभग 1570 का है, और ये लगभग 545 का एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये कई सारे अलग अलग एरिया हैं। इधर इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, ये आप लोग याद रखिएगा, जो इंडिया और चाइना के बीच में डिवाइड करती है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा जैसे कि रेड क्लिफ आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है ये आप लोग बता सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है। देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है, ठीक है। चाइना जो होता है आज के डेट में आप लोग देखते हैं हर जगह यहाँ पर हमारे साथ मिलकर काम करता था, पर लेकिन फिलहाल इसका ऑल वेदर फ्रेंड कौन है, वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के हमारा काफी दुश्मन है, और इसी के साथ में दलाई लामा को लेकर भी हमारे इश्यू है चाइना के साथ में। तो कई सारी चीजें देखने को मिलेगी आज के डेट में। हमारी कंट्री को लेकर चाइना जो है वो कई सारी दिक्कतें दिखाता है, पर लेकिन चाइना की वन चाइना पॉलिसी जो है वो हम लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, पर ये यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर वाली चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इवन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना डाला हमारे देश के एरिया में से होता हुआ, तो इसके चलते रिलेशन और ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, और इसी के साथ में दिक्कतें बार बार और भी निकल कर आती हैं यहाँ पर। बेसिकली आज की डेट में अगर बात करें इंडिया जो है इसको टैकल करने के लिए यूएसए के साथ में मिलने के लिए तैयार है, चाइना को टैकल करने के लिए। तो जिस तरीके से हम लोग एक टाइम था कोल्ड वॉर के टाइम पर इंडिपेंडेंटली काम करते थे, तो वो सारी चीजें भी एक अलग ही डायरेक्शन में चलती नजर आती है। यहाँ पर गालवान वैली के अंदर में काफी लंबे समय तक लोग जो है आमने सामने खड़े हो गए आकर, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ यहाँ पर गालवान वैली कहाँ है, ये भूटान के पास में आप लोग को देखने को मिलेगी, सिक्किम हो गया, यहाँ पर भूटान में देखने को मिलेगी। चुम्बे वैली है बेसिकली यहाँ पर जो एरिया है, नाम याद रखेगा, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो भूटान का एरिया था, चाइना ने इसको हड़पने की कोशिश की, इंडिया ने अपनी आर्मी उतार दी, दोनों आमने सामने खड़े रहे, तब जाकर चीजें जो थी वो सुलझी, ठीक है। चाइना को लग रहा था कि जैसे कि मनमोहन सिंह जी थे वो थे बात कर लेते हैं, आराम से बातें कर लेते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो थोड़े से अलग टाइप के अलग मिजाज के इंसान है, उन्होंने बोला ठीक है मारो आकर, हम भी मरेंगे, हम मरेंगे तो मरेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, ठीक है। तो वो वाली चीजें देखने को मिली। हालांकि आगे चल के पहले मीटिंग भी हुई थी यहाँ पर, थोड़ा सा अच्छी चीजें भी चल रही थी महाबलीपुरम में, याद होगा, दोनों ने आराम से बैठकर चाय बिस्किट खाए थे, आराम से एंजॉय किया था, पर लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला इसका, फिर से जो है बातें खराब होनी स्टार्ट हो गई।
बोला ये भी कहा था 70वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कई सारी चीजें हम लोग सुधारेंगे, ट्रेड वगैरह पे और फोकस करेंगे, अपनी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, मिलिट्री डेलीगेशन एक दूसरे को भेजेंगे, तो वो सारे तलेंडी में चले गए जैसे जैसे दिक्कतें यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट होगी। आगे अगर बात करें यहाँ पर पुराना थोड़ा सा लेकर अगर आप लोग चलिए, देखिए आज की डेट में अगर आप लोग देखें ना, हमारी कंट्री अगर देखें तो चाइना के साथ में रिलेशन तो ठीक ठाक चले थे, स्टार्टिंग से दोनों एक साथ में आजाद हुए थे, पर लेकिन जैसे जैसे चाइना जो है उसको लगा कि रिकॉग्निशन मिलने लगा इंडिया को, तो उसने हरकतें करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो इसके चलते देखने को मिलेगा। आज के दिन में बात करें अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर इंडिया और चाइना जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं और चाइना बेचने वाले हैं, इसलिए ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, हम लोग खरीद ज्यादा रहे हैं चाइना से और बेच कम रहे हैं, तो उसके बीच में जो खरीदने और बेचने के बीच में जो होता है वो डेफिसिट, उसको कमी जो होती है वो बोलते हैं, वरना इतना ही बेचा जाए इतना ही खरीदा जाए तो सही रहता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा स्टार्टिंग में बिल्कुल गांधी जी वाला काम किया गया, जिससे महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, अंग्रेजों के ऊपर ट्रस्ट किया था कि चलो ठीक है यार थोड़ा सा सही है, चलो हमारे देश में काम कर रहे हैं, अच्छा कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, पर लेकिन जैसे जलियांवाले हत्याकांड और उल्टी सीधी हरकतें अंग्रेजों के द्वारा की गई तो उनका ट्रस्ट हट गया था। ऐसे ही कुछ महात्मा गांधी जी के पैटर्न पर चले थे मोदी जी, उनको लग रहा था कि अच्छी चीजें चल रही हैं, चलो कुछ छूट दे देते हैं चाइना को, तो हमारी कंट्री में पोर्ट में, एयरपोर्ट में, पावर जनरेशन में, टेक्नोलॉजी में कई जगह चाइना के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लग रही थी उनको कुछ छूट दी गई ताकि यहाँ पर काम कर सके। पर लेकिन वही है कि कुत्ते की पूंछ कितने भी दिन उल्की में रखो, निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। उन्होंने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया, बोल रहे हैं ट्रेड तो करते रहेंगे, तुम्हारे साथ में मजा लूटते रहेंगे, पर लेकिन हम ना छोड़ेंगे बॉर्डर को सनम, बॉर्डर पर हम लोग तुम्हारे साथ में लड़ते रहेंगे। तो इसके चलते आज की डेट में हमारी कंट्री में काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है चाइना का, लगभग 26 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो टोटल प्रोजेक्ट है उसमें से आधे चाइना के अंडर में ही है, तो इसलिए दिक्कतें काफी ज्यादा हो जाती हैं। कई बार हमारी कंट्री से कई सारी कंपनी निकाली गई, जिसमें से टिकटॉक भी एक था, हालांकि सारे टिकटॉकर आज के डेट में यूट्यूब पर आ गए, वो एक अलग बात है। यूट्यूब ने जैसे शॉर्ट स्टार्ट किया है, देखिए इन सब चीज के चक्कर में मत पड़ा करो। एक बच्चा कह रहा है सर शॉर्ट देखने बैठ जाता हूं तो बस ऐसे करता रहता हूं ऊपर ऊपर और कई घंटे निकल जाते हैं, बहुत गंदी चीज है, इनसे अपने आप को थोड़ा बचा कर रखिए, दिक्कत देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा। ये सारी चीजें फ्री आदमियों की होती हैं, जिनके पास में टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती है उनके लिए होती है। अगर आप लोग भी एक यूपीएससी एस्पायरेंट हो गए, एक समझदार इंसान हो के अगर सेम काम कर रहे हैं तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया, तो आपको इन सब चीजों से अपने आप को बचाना है, ठीक है, तो इन सब चीजों से दूर रखिए। वैसे इंडिया और चाइना कई जगह मिलकर काम करते हैं, ब्रिक में साथ है, आरआईसी रसिया इंडिया चाइना में साथ में है। अगर इस बात करें यहाँ पर तो जो एनडीबी यानी कि यहाँ पर बात करें नेशनल जो यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि ब्रिक बैंक, और यहाँ पर ये एआईएबी हो गया, इसमें मिलकर काम करते हैं, तो बहुत सारे एरिया में दोनों साथ में है, तो चीजों को थोड़ा सा नॉर्मल बनाकर चलना पड़ेगा, ऐसे ही दिक्कत जो है वो सोल्व नहीं होगा। तो कई सारे ऐसे मुद्दों के बारे में यहाँ पर बात की गई। दोनों कंट्री जो है वो 4 एरिया में काम कर सकते हैं, एक तो लीडिंग एक तरीके से, दोनों किस तरीके से काम कर सकते हैं, किसी कंसेंसस पर पहुंच सकते हैं, दोनों मिलकर बायलैटरल रिलेशन को लेकर उसके ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक दूसरे के लीडर के साथ मिलकर बात करें और जो भी कोऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, सेफ दे सकते हैं, नई चीजों को, नए डिफरेंस को नए तरीके से लेकर चल सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, जहां जहां पर कोऑपरेट कर सकते हैं दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर। तो मुद्दे तो बहुत है दोनों के बीच में, जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, ट्रेड डिस्प्यूट हो गया, मसूद अजहर के मुद्दे पर काफी दिक्कतें हम लोग को देखने को मिली थी, वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, वोटर शेयरिंग, यहाँ पर ये एनएसजी में मेंबरशिप के, तो बहुत सारे हमको मेंबर नहीं बनने देते यहाँ पर, ठीक है, तो बहुत सारे इश्यू है, तो पर लेकिन मिलकर काम करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। इस तरीके से दिक्कतें नहीं सुलझेंगी जैसे कोशिश कर रहे हैं ये आज के डेट में क्या कर रहे हैं, हमारे कश्मीर के मुद्दे को उठा रहे हैं, ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं। इंडिया भी आज के डेट में कहीं ना कहीं बात करना स्टार्ट कर दे, अगर हांगकांग के मुद्दे पर, ताइवान के मुद्दे पर, ठीक है, जिंगजियान वाले मुद्दे पर, तो इंडिया भी जरा सी देर में कोरोना वायरस के मुद्दे पर, तो इंडिया भी बहुत सारी बातें कर सकता है, पर लेकिन इंडिया बचता है इन सब चीजों से। हम लोग सीधे स्वभाव वाले आदमी हैं, तो पर लेकिन ये सोच रहा है कि कमजोर है, तो कभी भी किसी की जो शांत स्वभाव को कमजोरी नहीं समझना चाहिए, ये बातें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ बातें। बाकी जो नेक्स्ट 2 आर्टिकल है वो है यहाँ पर नीट के ऊपर। ये बोला गया नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। जब यहाँ पर ये सिस्टम लेकर आया गया उस टाइम पर ये बोला गया कि आज की डेट में एजुकेशन में जो खासकर मेडिकल वाली सीट है उसको भरने के लिए नेशनल लेवल का टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो कई सारे स्टेट ने हाथ खड़े कर दिए, उसमें से तमिलनाडु भी एक था। तमिलनाडु के अंदर इवन कई सारे बच्चों के द्वारा सुसाइड भी किया गया कि हम लोग कैसे यहाँ पर कॉम्पीट कर पाएंगे। जिनका डॉक्टर बनने का सपना था, कई डोनेशन देकर, कई उल्टी सीधी हरकतों से, तो वो सारे काम चल जाते थे, पर नेशनल लेवल का जब एग्जाम होने लगा तो वो सारे मुद्दे जो थे साइड में होने लगे, ठीक है। तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता था पहले, अभी यहाँ पर नीट वाला एग्जाम होने लगा, तो इसकी वजह से कई सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। यहाँ पर कई सारे राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हालांकि मेन जो था तमिलनाडु था, अभी तमिलनाडु ने एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आ रहे हैं जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसको नीट बोलते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर याद रखिएगा जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये ऐसी पॉइंट है जो छोटे छोटे एग्जाम में बन जाते हैं। क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है, जब आप लोग बात करिएगा यहां पर बेसिकली एजुकेशन के बारे में, ठीक है, एजुकेशन से बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले
तो मेडिकल कॉलेज के बारे में जो भी यहाँ पर ये बिल लाए जा रहे हैं, ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आते हैं। जब संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में आप लोग जाएंगे तो 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जब कोई मुद्दा आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर उसके ऊपर लॉ बना सकती है। तो यहां पर ये जब बात करते हैं यहां पर इस मुद्दे को हम लोग, तो कॉन्करेंट लिस्ट में 25 जो पोजीशन है उस पर इसको रखा गया है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर इनके द्वारा ये लॉ बना दिया गया। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाना है वो अभी यहां पर देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं यहां पर हमारी कंट्री में इंडियन मेडिकल काउंसिल जो एक्ट हुआ करता था उसके हिसाब से बात करें तो देखिए यहां पर ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी अलग अलग तरीके से। वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी है सेंट्रल लिस्ट में, एजुकेशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, पहले स्टेट लिस्ट में थी उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया, ठीक है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे देखने को मिलते हैं, तो दोनों को मिलकर यहां पर काम करना पड़ेगा एक साथ में। तो अभी यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं चाह रही है कि यहां पर नेट के थ्रू कोई एग्जाम हो, वो चाहते हैं कि अपने हिसाब से अपनी सीटें भर लें, ठीक है। ऐसा भी बोला जा रहा है कि 12वीं क्लास में जो मार्क्स है उसके बेस पर नॉर्मलाइज कर सीट भरी जाएंगी। ऑल ओवर इंडिया में 66,000 के करीब सीटें, जिसमें एमबीबीएस और एमडीएस आप लोगों को देखने को मिलेगी सीटें। 2014 और 15 में यहां पर चीजें नॉर्मल चलती रही, पर लेकिन जब नीट आ गया तो कई सारी दिक्कतें निकलकर सामने आई, ठीक है। तो इसी का सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। ऑल इंडिया मेडिकल जो साइंस है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन है, इनमें भी कई सारे बेसिकली काम किए गए। यहाँ पर पहले एग्जाम अपने आप पर कंडक्ट कराते थे, अब यहाँ पर कौन कराता है, अब यहाँ पर इसके लिए भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अथॉरिटी यहाँ पर आ गई है। वृत्त जोशी जो है यहाँ पर डायरेक्टर है इसके आज के डेट में, और यहाँ पर सारे काम जो है ये खासकर ज्वाइंट एंट्रेंस, ये यहाँ नेशनल एलिजिबिलिटी, नेट, ये सीमेट, जीपैट, ये सारे इसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी बोला यह गया है कि जो मेडिकल सेक्शन है यहाँ पर तमिलनाडु में वो अपने आप कंडक्ट कराएंगे, उसी को लेकर मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक चीजें कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे बेसिक चीजें इसके बारे में। आइए अब आगे चलते हैं। वैसे मैंने न्यूज एनालिसिस के भी कुछ पॉइंट इसके अंदर कवर कर लिए ऑलरेडी, ठीक है। जैसे एनसीआरबी वाला जो टॉपिक स्टार्टिंग में डिस्कस किया वो न्यूज एनालिसिस का ही था, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बाकी कुछ और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है लाइफ लाइन फॉर द टेलीकॉम, जो है गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि 5G इंप्लीमेंट करना है, तो अभी इनको बहुत सारा ड्यू पे करना था जो इनके ऊपर पड़ा हुआ था। बेसिकली AGR बोलते थे इसको, एडजस्ट ग्रोस रिवेन्यू, यानी कि यहां पर इनको बहुत सारा पैसा पे करना था, खासकर एयरटेल को, इनको सबको मिलकर। तो उसके चलते भी बोला गया है कि यहां पर इनको छूट दे दी गई है 4 साल के लिए, ताकि 5G जो ढांचा है वो तैयार कर सके आगे आने वाले टाइम में। और इसी के साथ में पब्लिक लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत भी इनको छूट दिया जाएगा, ताकि ये इन्वेस्टमेंट को आगे लेकर चल सके, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आप लोगों को पीआईबी वाली वीडियो के अंदर भी बताया था, फिर से इसके बारे में बात की जा रही है तो हल्का समझ लेते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली ट्रिब्यूनल के बारे में। तो ट्रिब्यूनल क्या होता है, बेसिकली एक तरीका कोर्ट आप लोग बोल सकते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पर वैकेंसी काफी ज्यादा खाली पड़ी हुई थी, तो उसको भरने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये मुद्दा है। तो याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारे संविधान में ट्रिब्यूनल बेसिकली ऐड किया गया था 1976 में। तो कौन कौन से आर्टिकल है, 2 इसके बारे में आप लोगों को बताना है। कल भी डिस्कस किया था, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो उनके अंदर वैकेंसी को फिल करने की बात की जा रही है। ब्रिक के बारे में बात करें, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो उन मुद्दों के बारे में बात की जा रही है। इंडिया के अंदर अवॉइड किया गया कि कोविड-19 का ओरिजिन कहां से निकल कर आया है, उसके ऊपर बात करने से मना कर दिया गया। यानी कि चाहता तो इंडिया यहां पर चाइना की टांग खींच सकता था, पर हमने नहीं खींची। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि नॉर्मल चीजें चलती रहे, क्योंकि इंडिया जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक के अंदर, RIC के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे जहां पर इंडिया चाइना साथ में, पर लेकिन चाइना की गंदी हरकतें यहां पर सुधरती हुई नजर नहीं आती हैं। तो ये इसके बारे में है, जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। गलत हरकतें ये सुधरते हुए यहां पर नजर नहीं आते हैं, ठीक है। हम लोग फिर भी यहां पर चीजों को नॉर्मल तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर रिवीजन वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर मैंने डिटेल में कवर किया था संसद टीवी जब लॉन्च किया गया। तो संसद टीवी जब उसके बारे में बात की तो अब इसको लॉन्च कर दिया गया। संसद टीवी में देखिए दोनों जो टीवी हैं, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इनको सब्ज्यूम किया गया है, पूरा इसके ऊपर बना दिया गया संसद टीवी के नाम से, ठीक है। मार्च 2021 की ये न्यूज है वैसे, पर लेकिन अभी इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके CEO जो है वो है रवि कपूर, ठीक है। तो यहां पर इसको अभी जो इंप्लीमेंट किया गया, मेनली इसको लॉन्च कर दिया गया। फाउंड तो किया गया था मार्च 2021 में, पर लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली इसको, लेकिन कल इसको लॉन्च किया गया। याद रखिएगा दोनों डेट, ठीक है। बनाया तो कहता है इसको यहां पर बेसिकली मार्च 2021 में, ठीक है। लॉन्च किया गया इसको 15 सितंबर 2021 में, यानी कल इसको लॉन्च किया गया संसद टीवी को। संसद टीवी में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों टीवी जो है वो इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिए गए। इसके चलते यहाँ पर अब सारी चीजें जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर आप लोगों को प्रोग्राम नजर आएंगे, जिसके चलते सब लोगों को यहाँ पर फायदा हो सके। पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप लोग यहाँ पर इन चैनल पर देखने को मिलेगी, पर लेकिन ये नॉर्मल एक चैनल रहेगा जिसका नाम है संसद टीवी, उसके अंदर ही आप लोग काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग थोड़ी सी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है।
नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में अगर पूछे आप लोगों से तो इसको ढंग से फिर से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। केस पुतस्वामा केस है हमारी कंट्री में 2017 में, तो उसके चलते चीजों को सुधारने की बात की गई। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में कई सारी चीजें निकल कर आई, ठीक है। तो अभी यहां पर बीएन श्रीकृष्णा कमेटी भी बनाई गई थी, तो याद रखिएगा डेटा प्रोटेक्शन बिल यहां पर आया 2018 में, तो यहां पर उसको और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में है बातें। कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर बेसिकली एक न्यूज आ रखी है कि आईफोन 13 यहां पर लॉन्च कर दिया गया और सितंबर 24 से ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 69,000 से इसकी स्टार्टिंग देखने को मिलेगी, जो कि इसका प्राइस रहेगा, ठीक है। तो ये अपनी कंट्री के अंदर भी जल्दी आ जाएगा, तो जो भी इसको चाहने वाले हैं वो खरीद सकते हैं। बाकी अगर लगता है कि ये बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है तो अभी आईफोन जो 11 है या फिर आईफोन जो 12 है उनके प्राइस आप लोगों को मार्केट में डाउन होते हुए नजर आएंगे। तो अगर लगता है तो आप लोग उनके बारे में सोच सकते हैं बेसिकली। आगे यहां पर जैसे कई सारे ग्रुप बनाए गए, क्वाड ग्रुप बनाया गया, ठीक है। अभी यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन के लिए क्वाड ग्रुप में कौन कौन कंट्री है जरा बताइए। अभी यहां पर उसी पैटर्न में आप लोगों को यूके, यूएसए और जो ऑस्ट्रेलिया है वो काम करते हुए नजर आएंगे। इसको बोला गया AUKUS, ठीक है। तो AUKUS अगर आप लोगों से पूछे कोई कौन है तो याद रखना इसमें है ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। तो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ये काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली प्रातस के बारे में, ठीक है। तो प्रातस जो है आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं, ये है पर्टिकुलर यहाँ पर ए आइलैंड, ठीक है। तो ताइवान में काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, तो याद रखना आंसर इसका बी हो गया। ये साउथ चाइना सी में आप लोग को देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही थी अगलेगा आइलैंड के बारे में। तो इसके बारे में अगर आप लोग देखिए, अगलेगा आइलैंड जो है ये मॉरिशस का आइलैंड है, इंडियन ओशन के अंदर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यह पर्टिकुलर लोकेशन जिसके बारे में याद रख सकते हैं आप लोग। डिस्प्यूट था यहाँ पर ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में। अब यहाँ पर ये इसके हाथ है पूरा, सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर इसका सी हो गया, ठीक है। सी आंसर 1 और 3 सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये साउथ बेसिकली बोला गया अगलेगा आइलैंड लोकेटेड साउथ ऑफ द मॉरिशस, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर जो है यहाँ पर क्या हो गया, मॉरिशस के नॉर्थ में है, साउथ में नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कैसा रहा ये डिस्कशन जरूर बताइएगा। बाकी जो इंप्रूवमेंट के लिए आप लोग सेशन दे रहे हैं वो इंप्रूवमेंट के लिए सेशन देते रहिए। 1-2 दिन के अंदर काफी कुछ आप लोगों को चेंज देखने को मिलेगा। और जो आर्टिकल बच जाते हैं टेंशन मत लिया कीजिए, टेंशन मेरी है, आप लोग की नहीं है वो, ठीक है। मुझे कवर करने हैं वो सारी चीजें। बाकी पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।